आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ और मैं आज के वीडियो की शुरुआत ही इस थैंक्स से करना चाहती हूँ क्योंकि आप जितना प्यार इस सीरीज को दे रहे हैं और जितना ज्यादा मोटिवेशन आप मुझे रिटर्न में दे रहे हैं उसके लिए मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ कम है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। मैं हूँ नेहा, आपकी साइकोलॉजी टीचर, और आप हैं इस समय एमए साइकोलॉजी के सिलेबस पर, जिसको आप सभी लोग बहुत इंटरेस्ट से पढ़ भी रहे हैं। कमेंट्स में आपने बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा भी मोटिवेशन बढ़ गया है। तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड ब्लॉक पर, और इस ब्लॉक में हम जो हमारा क्लास चल रहा है वो सेकंड यूनिट चल रही है। आप ये फिफ्थ क्लास है, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि ये फिफ्थ क्लास है। हमने चीजों को बहुत शॉर्ट किया हुआ है। फिफ्थ क्लास है, यूनिट 2 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इस यूनिट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लास्ट मैंने वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि हम इस यूनिट को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि 3 पार्ट में ही ये कंप्लीट हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसको हमने कवर कर लिया था। इस वाले पार्ट को आज हम करेंगे इस क्लास 2 में, और ये वाला पोर्शन हम क्लास 3 में कवर करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो आज के वीडियो में हम क्या समझेंगे, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को समझेंगे कि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग और मेमोरी को अंडरस्टैंड किया था, और कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है, कुछ प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड होती है, इसे हमने पढ़ा था। ये जो टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से जो टॉपिक मेजर आता है वो आपका जो 2.4.1 है, यानी कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये शॉर्ट में पूछा जाता है, 6 मार्कर में आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है, आ जाता है अक्सर। तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है, और ये जो पोर्शन है ये इससे रिलेटेड ही है। इस पर स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन तो कम ही बनता है, लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि ये चीजें आपकी कनेक्टिविटी आगे के टॉपिक के लिए बनाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, पढ़ना आपको पूरा है, और मैं आपको सारा सिलेबस एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करी जाए आज की क्लास की, और हम आ जाते हैं फटाफट से। सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो जहां पर आपको मैं समझा रही हूँ कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का मैंने एक एक्सटर्नल लिंक भी कमेंट्स में सेंड किया था। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आएगी। ये मेमोरी के डिफरेंट टाइप हमने पढ़ लिए थे, स्कीमा समझे थे। 2 मार्कर शॉर्ट, मतलब 3 मार्कर में पूछा जाने वाला छोटा सा क्वेश्चन है ये यहाँ से। और बहुत सारा होमवर्क भी दिया था मैंने आप लोगों को, एंड आई होप कि आप वो सारा होमवर्क कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। कल हमने 15 अगस्त को ऑफ रखा था, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, राइट। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पढ़ा था हमने, जिसमें हमने मोटे मोटे तौर पर ये बात की थी, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना मतलब वर्किंग में आना। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वो सारी कोई भी एक्सटर्नल चीज जो हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, जिसको रिसीव करके हम प्रोसेस में लाते हैं। किसी चीज को देखकर उसके बारे में सोचना, कोई बात सुनकर उस पर रिएक्ट करना, किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन करके उसको स्टोर करने की कोशिश करना, ये सारे हमारे प्रोसेसेस हैं जो हम इंफॉर्मेशन के टुवर्ड्स देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब जब ये कॉग्निटिव वर्ड इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि आगे भी कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, तो ये और स्पेसिफिक हो जाता है। मतलब अब बात क्या हो जाती है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड कैसे एक्शंस को प्रोसेस कर रहा है, हम उस पर स्पेसिफिक हो जाते हैं, तब हम उसे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये सब आपने पढ़ लिया था, लेकिन अब इसका कनेक्शन लर्निंग और मेमोरी से कैसे है, अब हम यहाँ पे आके स्पेसिफिक हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे जो टॉपिक है इनमें फर्क क्या है। एक चीज और बताते चलूं, एग्जामिनेशन में इस यूनिट से जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि आंसर में लिखना क्या है, इवन दो दे नो एवरीथिंग। पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है, मैंने पहले भी बताया आपको, मैं खुद ही टीचर होकर भी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, बिलीव में मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं खुद टीचर होकर आपको ये चीज बता रही हूँ कि ये जो यूनिट है, अगर आपने साइकोलॉजी पहले नहीं पढ़ी है और ये जब आप जो शुरुआत कर देते हैं एमपीसी 001 की, इसमें एकदम से चीजें थोड़ी सी हैवी फील होने लगती हैं कि क्या बात हो रही है, इतना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग और ये सब दुनिया भर की चीजें। लेकिन अभी यही सब आपको आसान लगने लगेगा जब आप और पेपर्स को पढ़ेंगे और फिर सब एक साथ आपको कनेक्ट होते लगेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मेमोरी की बात कहीं और भी हुई है, इन्फॉर्मेशन की बात कहीं और भी हुई है, तो चीजें कनेक्ट होंगी। तो टेंशन वाली तो अगर कोई बात है नहीं, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझा सकूं सारी चीजों को। आई होप कि मेरी कोशिश सक्सेसफुल हो रही होगी। तो लर्निंग और मेमोरी से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का क्या रिलेशनशिप है, इसको समझेंगे। आज का वीडियो लंबा नहीं रहेगा, जैसे कि मेरा वीडियो जो क्लास रहता है वो 30 से 40 मिनट्स के बीच रहता है। क्लास तो इतनी होती है, अगर आप कहीं ट्यूशन भी पढ़ने जाएंगे तो इतनी देर तो आपको बैठना ही है, तो आप मेरे वीडियो के सामने भी बैठ ही सकते हैं, राइट। बाकी काम करते रहिए और साथ साथ वीडियो को समझते रहिए, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है।
तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लर्निंग और मेमोरी में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ हम ये देख पा रहे हैं इतने पोर्शन में जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर ये बात की गई है कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे या जो भी जिन्होंने भी वर्क किया है इसकी फील्ड में, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बोलूं स्पेसिफिकली, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से मेमोरी को डिफाइन किया है। जैसे कि हम ये बात पहले तो ये समझेंगे कि मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेमोरी को हम पहले समझ के तो आए हैं कि मेमोरी की वजह से प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम कोई चीज प्रोसेस कर रहे हैं, अपने माइंड में किसी चीज को सोच रहे हैं, पर अगर उसे मेमोराइज ही ना कर पाए तो हमारा प्रोसेस डिस्टर्ब रहेगा, या ये कहे कि वो हो नहीं पाएगा ठीक से। तो मेमोरी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मेमोरी के बारे में जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग व्यूज देते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। क्या क्या लिखी है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, एक डेफिनेशन यहाँ पर आती है हमारे सामने, अ मेमोरी सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रेन मैकेनिज्म, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट प्रोसेसेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। मेमोरी क्या है, मेमोरी सिस्टम पूरा क्या है, अगर बात करें कि जो ब्रेन की मैकेनिज्म होती है, कैसे ब्रेन में चीजें फंक्शन करती हैं और किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिसको ये प्रोसेस कर रहा है हमारा ब्रेन, और कौन से प्रिंसिपल्स हैं ऑपरेशन के, इन सब चीजों को मिलाकर हम पूरा मेमोरी सिस्टम बनाते हैं। मेमोरी इज नॉट जस्ट गेटिंग समथिंग एंड कीपिंग इट समवेयर, मुझे कुछ मिला और मैंने उसको सोच के रख दिया। नो, दैट्स नॉट ट्रू। हमारा ब्रेन उसमें कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है, और हर कोई पर्सन हर चीज को याद भी तो नहीं रख पाता। एक बात जो मैं अभी यहाँ बोल रही हूँ, इसे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से भी समझेंगे। तो यानी ऑपरेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन भी बदलेंगे, है ना, इन्फॉर्मेशन का टाइप भी बदलेगा सबके लिए, ब्रेन मैकेनिज्म ऑफ कोर्स सबका अलग अलग ही होगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि मेमोरी इज द कंबाइंड टोटल ऑफ ऑल मेंटल एक्सपीरियंसेस, यानी सबके लिए मेंटल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। यही वजह है कि सबका मेमोरी सिस्टम, मेमोरी स्टोरेज अलग अलग होता है। किसी को वो चीज बहुत देर तक याद रहती है, कोई सुन के एकदम से गायब हो जाते हैं उसके माइंड से बात, तो सबके लिए चीजें अलग अलग होती हैं। तो मेमोरी की अगर हम बात करें, मेमोरी इज अ बिल्ट स्टोर दैट मस्ट बी एक्सेस्ड इन सम वे इन ऑर्डर फॉर इफेक्टिव रिकॉल और रिट्रीवल टू अकर। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अगर हमें इफेक्टिव रिकॉल और रिट्रीवल चाहिए, रिट्रीवल तो करना होता है ना, इन्फॉर्मेशन कहीं लेके हम अपने अंदर इकट्ठे थोड़ी ना करते रहते हैं, उसका फर्दर यूज करेंगे। कोई बात हम याद ही इसीलिए रखते हैं कि उसका आगे यूज होगा। अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज हमारे काम की नहीं है तो हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हम कुछ स्टोर ही अपने अंदर वो चीजें करते हैं जो हमारे फर्दर काम आ सकती है। जैसे आप एग्जाम, ये टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है इन टॉपिक्स का, है ना, उनका यूज करना है। इसके अलावा आपको लाइफ में भी यूज करना है, ये चीजें प्रैक्टिकली भी यूज होती हैं। आप समझते हैं कि कैसे मेमोरी सेव होती है, तो आपको जरूरत है इसलिए आप उसको सेव कर रहे हैं। आपको जरूरत नहीं होगी तो आप क्यों करेंगे, तो रिट्रीवल के लिए भी हमको जरूरत होती है। और देखिए मेमोरी के बारे में और बातें निकल के आती है। मेमोरी क्या है, memory is a multifaceted, is not multi-staged system of connection and represents that encompasses a lifetime's accumulation of perception। पूरी लाइफ टाइम हमारे जो भी परसेप्शंस बनते रहते हैं उससे हमारी मेमोरी में वो चीजें सेव होती रहती हैं। एक डेफिनेशन और आती है मेमोरी क्या है, जनरल एबिलिटी और फैकल्टी दैट इनेबल्स अस टू इंटरप्रेट द परसेप्चुअल वर्ल्ड टू हेल्प ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सेज टू चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड। थोड़े डेफिनेशन अपने हिसाब से कहते हैं, मगर एक तरीके से अगर हम इस वर्ड पे फोकस करें तो मतलब एक जनरल एबिलिटी है, सबके अंदर होती है एबिलिटी, मेमोराइज करने की एबिलिटी सबके अंदर होती है। कम हो सकती है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो डिग्री है वो कम ज्यादा हो सकती है, पर होती सबके अंदर है। ओके, तो इस तरीके से मेमोरी के बारे में और बहुत बातें हो सकती हैं। यहाँ पे मेमोरी को लेकर आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। अब मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स टू द वर्क ऑफ सर फ्रेडरिक चार्ल्स बार्लेट। बार्लेट्स वर्क एस्टैब्लिश्ड टू कंसिस्टेंट पैटर्न रिगार्डिंग रिकॉल। ये बात इंपॉर्टेंट आती है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मेमोरी इज इनएक्यूरेट। Okay, his second finding, though brought about somewhat of a revolution in traditional thinking about memory, उन्होंने कहा कि inaccuracy of memory is systematic. Systematic difference makes allowable the scientific study of inaccuracy, and this suggestion led to an entirely new mode of thought on memory. यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पहले तो ये कहते हैं memory inaccurate होती है, मेमोरी की इनएक्यूरेसी होती है, मतलब जो भी चीज हमने सेव करी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता कि हमने कितना सेव किया है, कितना परसेंट हम उसमें से रिट्रीव कर पाएंगे। तो मेमोरी जो है वो इनएक्यूरेट होती है। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इनएक्यूरेसी ऑफ मेमोरी इज सिस्टमेटिक। जो मेमोरी की इनएक्यूरेसी है मतलब वो भी सिस्टमेटिक है, उसका अपना एक सिस्टम है कि वो उसी सिस्टम में हमारे पास रहती है। मतलब हम किसी भी बात के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को, सबसे रेलेवेंट पार्ट को माइंड में सबसे ज्यादा देर के लिए रख पाते हैं, जो हमारी यूजेबिलिटी में सबसे ज्यादा आने वाला है। और कोई बात, उस बात का वो पार्ट, उस बात का वो पार्ट, या उस चीज का, उस इन्फॉर्मेशन का वो पार्ट, इन्फॉर्मेशन वर्ड ज्यादा ठीक रहेगा, बात तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बातें कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन का वो पार्ट जो हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे बॉटम पे रहेगा, वो हमें ध्यान भी नहीं रहेगा।
तो इसकी भी एक हायरार्की है, इसका भी एक सिस्टम है, मतलब उस इनएक्यूरेसी का भी एक सिस्टम है। ओके, ये बात ये कहते हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट नॉलेज यूनिट्स आर नॉट सिंपली स्टोर्ड एंड देन लेफ्ट अलोन, बट दे आर रिटेन मैनिपुलेटेड। देखिए यहाँ पर हूँ मैं, जो आपको बोल रही हूँ वो बता भी दूं मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मेमोरी जो नॉलेज जो होती है हमारे अंदर, वो केवल सिंपली स्टोर्ड, ऐसा नहीं कि हमने ली उठा के कहीं पे रख दी, बट दे आर रिटेन्ड, मैनिपुलेटेड एंड चेंज्ड एज न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड। आपको किसी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी भी, मान लेते हैं किसी कंपटीशन के बारे में आपको कुछ पता चलता है, तो आप उसके बारे में उस इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि उसमें ऐसा होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, उसके बाद हमें प्राइज मिलेगा, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपके माइंड में टॉप पे रहेंगे। नीचे धीरे धीरे नीचे क्या होगा, उस मेमोरी में वो चीजें नीचे चली जाएंगी जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, यानी कितने पार्टिसिपेंट्स आएंगे, मुझे और भी चीजें कि कैसे उस वेन्यू तक पहुंचना है, ये सब चीजें सेकेंडरी होती जाएंगी। तो आपकी मेमोरी में वो चीजें टॉप पर रहेंगी जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। लेकिन अब आपको किसी ने फ्रेंड ने ये बताया कि वो जो कंपटीशन हो रहा है, उसी दिन आपका कोई एग्जाम भी पढ़ रहा है, आपको ये पता चला, अब आपकी क्या वो प्रायोरिटीज चेंज हो गई। नई नॉलेज आने पर नई चेंजेस हो जाते हैं, चीजें बदल भी जाती हैं, तो अब उतना फोकस नहीं रह जाएंगे। मेमोरी इज नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग द थिंग्स इनसाइड, एज आई सेड नाउ, क्या है उसमें फोकस भी है, उसमें अटेंशन भी है, उसमें परसेप्शन भी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अब आपको क्या होगा, अब वो चीज को उतना मेमोराइज नहीं रखेंगे, अब आपके लिए दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो गई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चीजें बदलेंगी, इसीलिए मेमोरी इनएक्यूरेट भी होती है और उस इनएक्यूरेसी को सिस्टमेटिक वे में भी रखा जाता है। ठीक, ये बात हमने यहाँ पे कर ली। आते हैं, अब हमने अभी जो हमने पढ़ा, इतनी देर से जो हम बातें कर रहे थे, हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे। ऑलराइट, आप समझ रहे होंगे कि हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे, पर हम तो मेमोरी के बारे में पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं, उसके टाइप वाइप की बातें भी कर चुके हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मेमोरी की प्रोसेसिंग कैसे होती है। मेमोरी को डेफिनेटली बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि मेमोरी की प्रोसेसिंग में कैसे चेंजेस आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पर, जो मैंने आपको बताया 6 मार्कर में पूछा भी जाता है, तो आपको उस हिसाब से इसको समझना है। ओके, इंफॉर्मेशन थ्योरिस्ट जो है अप्रोच लर्निंग प्राइमरली थ्रू अ स्टडी ऑफ मेमोरी। बहुत सारे सीआईपी, बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन जो ये सीआईपी मॉडल है, जिसको हम कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कहते हैं, वो लर्निंग का है। वो एक कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी के पैराडाइम को शो करता है। क्या मतलब है इसका, कि कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है, आपके लिए ये वर्ड नया हो सकता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल। मैं पहले इस वर्ड पे फोकस करना चाहूंगी इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्योंकि मैं हर क्लास में ये मान के चलती हूँ कि आपको इसके आगे और पीछे का कुछ नहीं पता। अगर मैं ये सोचकर आपको समझाऊंगी तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आपको पता भी है तो थोड़ा सा सब्र के साथ मेरी बात सुन लीजिए, तो अच्छा लगेगा आपको। कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे डिफरेंट कॉग्निटिव एक्शंस होते हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं कॉग्निटिव वर्ड आप, हमारे डिफरेंट कॉग्निटिव एक्शंस होते हैं, लेकिन वो परसीव्ड होते हैं थ्रू बिहेवियर। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, अगर मैं उस बात को अपने बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट नहीं करूंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना कि मेरे मन में क्या बात है। और ये होता है, अब कोई पर्सन हमसे गुस्सा या नाराज है, तो हम उसके गुस्से या नाराजगी के लिए उसके दिमाग के अंदर नहीं जाते हैं। कैसे पता चलती है हमें, उसके एक्शंस के थ्रू। वो हमसे बात नहीं कर रहा है, या उसका चेहरा बहुत ज्यादा सैड है, या वो इग्नोर कर रहा है हमें, ये सब बिहेवियरल एक्शंस हैं। चाहे हमें जेस्चर्स के थ्रू दिख रहे हों, चाहे उसके तरीकों के थ्रू दिख रहे हों, जो भी तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन सबसे हम क्या होता है, हमें इसके बिहेवियर के थ्रू पता चलता है। ये दो एस्पेक्ट ह्यूमन पर्सनालिटी के बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। आपने देखा कि कितने ज्यादा कनेक्टेड है बिहेवियर, हमारे बिहेवियर के थ्रू किसी के बिहेवियर को देखकर हम उसके दिमाग का में चलने वाली चीजों का आइडिया लगाते हैं, है ना, तो कनेक्शन तो बहुत क्लोज है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी यही कहती है कि हम क्या लर्न कर रहे हैं, हमारी लर्निंग कैसे हो रही है, मतलब ये डिफरेंट एस्पेक्ट में बात करती है। अभी मैं इसको मेमोरी और लर्निंग से रिलेट करके आपको बता रही हूँ, लेकिन ये कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी टर्म है। मैं आपको एक चीज और साथ में बताऊं, सीबीटी का नाम आपने सुना होगा, अगर मैं वो उससे आपको यहाँ जोड़ूं, अगर आपने कभी भी साइकोलॉजी में सीबीटी का नाम सुना है, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो ये एक थेरेपी है, एक थेराप्यूटिक अप्रोच है, जिसमें हम ह्यूमन के अबनॉर्मल बिहेवियर को कॉग्निटिव यानी कॉग्निटिव एक्शंस और उसके बिहेवियरल एक्शंस के कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। राइट, हम उसके बिहेवियर के थ्रू उसके कॉग्निटिव एक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं, या उसके कॉग्निटिव के एक्शंस के थ्रू उसके आगे के फर्दर बिहेवियर को जज करते हैं। तो मतलब ये सीबीटी का मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत सुना होगा आपने, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, काफी बच्चे जानते होते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी वही एक बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो अब ये क्या कहता है, मैं इसके सामने से इसलिए हट गई क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी के पैराडाइम में भी इस चीज को कहा गया है कि जो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो इससे निकल कर आया है।
ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजों की बात होगी। द मॉडल आर्टिकुलेट्स द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी। आपको याद होगा वर्किंग मेमोरी क्या होती है। वर्किंग मेमोरी हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को कहते हैं, राइट। तो कभी भी ये टर्म आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्किंग मेमोरी ये की लिमिटेड कैपेसिटी को बताता है। ये कहते हैं कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, वो लिमिटेड है। आप शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा सेंसरी मेमोरी में इकट्ठा हो सकता है क्योंकि हम इससे देखा उससे देखा, लेकिन वो फेड आउट भी होता जाता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें जो होती है वो सेव हो जाती हैं। तो वर्किंग मेमोरी के लिमिटेड कैपेसिटी को ये फोकस करता है। वर्किंग मेमोरी इज टास्क्ड विद द बर्डन ऑफ प्रोसेसिंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी वर्किंग मेमोरी है यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो धीरे धीरे आगे, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए, इनफैक्ट मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ। तो हमने सबसे पहले बात की थी जो सेंसरी मेमोरी होती है, अगर वो लंबे समय तक रुके, थोड़ा टाइम के लिए रुके, तो वो बन जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, हाँ। उसके बाद अगर ये और लंबे टाइम तक रुके रहे तो यही बन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि ये कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी कहीं अलग से हम लेकर नहीं आते हैं कि लाओ भाई इसको अपने अंदर रख लेते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये यही सेंसरी मेमोरी होती है, यानी जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, देख रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, तो वो जो भी हम रिसीव करते हैं वो सेंसरी मेमोरी के थ्रू होते होते और स्टोर होते होते ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। तो अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिलहाल हम इस पे मॉडल पे आते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, द concept of cognitive load, the amount of work imposed on working memory by a learning task is based on observation of the function of working memory। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन ही आगे चल के लॉन्ग बनती है, लेकिन यहाँ पर एक कॉग्निटिव लोड हो जाता है किसके ऊपर, द अमाउंट ऑफ वर्क इम्पोज्ड ऑन वर्किंग मेमोरी। जो कॉग्निटिव लोड है वो किस पे पड़ता है, वर्किंग मेमोरी पे पड़ता है। क्योंकि पहले वो देखिए मैंने बोला ना, जैसे छन के आगे को आएगी, आगे बढ़ती हुई आएगी, छन के तो नहीं बट आगे बढ़ती हुई आएगी, टू बी स्पेसिफिक। तो एसटीएम यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी पर ही लोड पड़ता है, क्योंकि उसको ही रिहर्स कराना है हमें, तभी तो वो लॉन्ग में कन्वर्ट होगी। इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ वर्किंग मेमोरी, मतलब किसी भी वर्किंग मेमोरी के जो फंक्शंस हैं, अगर उनको लगातार हम ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि उस पर तो हम लोड दे रहे हैं, मतलब लोड देने का मतलब रिहर्स कर रहे हैं उसको बार बार। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन मेमोरी कैन बी व्यूड फ्रॉम अ कंप्यूटर मॉडल पर्सपेक्टिव। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है मेमोरी में, वो कैसे देखी जा सकती है, जैसे कि कंप्यूटर का मॉडल होता है। लाइक द कंप्यूटर द ह्यूमन माइंड टेक्स इन इंफॉर्मेशन, परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन इट टू चेंज इट्स फॉर्म एंड कंटेंट, स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, रिट्रीव्स इट व्हेन नीडेड एंड जनरेट रिस्पॉन्सेस टू इट। ये सब कुछ कंप्यूटर भी करता है। क्या क्या करता है कंप्यूटर, पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके बाद उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हमने कैलकुलेटर में लिखा 2 + 5, अब वो ऑपरेशन उसके अंदर हुआ, पहले इंफॉर्मेशन को कैलकुलेटर ने रिसीव किया और 2 + 5 हमें 7 करके दिया। लेकिन उस 7 करने के बाद भी हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर की या कैलकुलेटर की हिस्ट्री में अगर जाके देखें तो वो सारी चीजें हमें दिखाई देती है ना, यानी वो सेव करता है, तो उसके फॉर्म को बदल देता है। मतलब हमने तो 2 डिजिट्स दी थी, रॉ नंबर्स दिए थे, लेकिन उसने उसका टोटल हमें करके दे दिया। स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन, उसको कहीं ना कहीं सेव भी करता है। हर नहीं करता कैलकुलेटर, एक अलग बात है, पर फोन का कैलकुलेटर तो करता ही है और हम सब फोन का ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। रिट्रीव्स इट व्हेन नीडेड, जब हमें इसकी जरूरत होती है तो हमें वापस हम उसको यूज भी कर लेते हैं और इसके रिस्पॉन्सेज भी जनरेट होते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इन तीनों को आगे हमें डिटेल में पढ़ना है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये कि कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग की या मेमोरी की जब होती है तो उसमें 3 स्टेप समझ लीजिए आप। पहला हो गया एनकोडिंग, एनकोड करना, उसके बाद उसको स्टोर करना और उसके बाद उसको रिट्रीवल। ये बड़ी सिंपल बात है वैसे, इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं आपको कॉग्निटिव वर्ड समझा रही हूँ तो कॉग्निटिव वर्ड पे फोकस कर रही हूँ, समझा रही हूँ, मेंटल एक्शंस के बारे में है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज के बारे में है। अब आप उस वर्ड को एनकोड कर पा रहे हैं, आपने कॉग्निटिव वर्ड को एनकोड कर लिया माइंड में। और जब आपने एनकोड कर लिया कि जब भी मैं कहूंगी कि परसेप्शन क्या है तो आप कहेंगे कॉग्निटिव एक्टिविटी है, राइट। तो अब आप एनकोड कर पा रहे हैं। अब आपने उस थॉट को, उस प्रोसेस को अपने माइंड में स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, स्टोरेज हो गया, उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर लिया। मतलब अगर मैं कोई भी एग्जांपल दूं तो मैं बोलूंगी कि कोई रिफ्लेक्स एक्शन, क्या ये कॉग्निटिव एक्शन है, तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं है, ये तो फिजिकल एक्शन है, तो हमारे स्किल में आ गया। तो यानी कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर है और अब आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं जब मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूँ। तो ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉग्निटिव लेवल पे चलती है। मैं काफी देर से कह रही हूँ कि कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग और मेमोरी के सेंस में कैसे होगी, जब एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल अपने ऑर्डर में चलेंगे और हमेशा चलते हैं
तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो इस तरीके की इसको भी हम आगे बात करेंगे, हमें डिटेल में बात करनी है, राइट। ये इसी के अंदर आएगा, डेवलपमेंट के अंदर। तो अब आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। जैसे कि मैंने कहा था कि मेमोरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से होता है। कुछ चीजें हैं यहाँ पे समझने वाली कि कॉग्निशन क्या है। अभी हमने बात करी कॉग्निशन में क्या होता है। कॉग्निशन के प्रोसेस में एनकोडिंग होता है, स्ट्रक्चरिंग होती है, स्टोरिंग होती है, रिट्रीवल होता है, या फिर लर्निंग हो जाती है नॉलेज की। लर्निंग भी तो हो ही जाती है। अब जब कोई चीज हमने इतना स्टोर कर लिया तो मतलब उसको लर्न भी तो कर लिया, ऑफ कोर्स, राइट। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो निकल कर आते हैं। देखिए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, आपके काम आएंगे। फिर इसी से आगे हम एनकोडिंग और उसकी तरफ चलेंगे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ब्रेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एक्सपीरियंसेस। ब्रेन में आने वाले जो भी चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन सबका होता है। 10 साल के बच्चे को एक बात समझाइए, 20 साल के पर्सन को एक बात समझाइए, दोनों के समझने में और उस पर रिएक्ट करने में बहुत डिफरेंस होगा, ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। क्योंकि पर्सन के जो ब्रेन में चेंजेस आते हैं, नॉट ब्रेन में चेंजेस आते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आते हैं, ऑफकोर्स ब्रेन की प्रोसेसिंग में चेंज आते हैं। ब्रेन तो किसी का नहीं बदल जाता, पर ब्रेन का प्रोसेसर जरूर डेवलप होता रहता है। increased processing capacity, speed and efficiency as a result of both maturation and knowledge development। इसी से जुड़ी बात है, मैंने इसमें ही इस बात को जोड़ के आपको समझा दिया कि जो भी हमारी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है वो वक्त के साथ बढ़ती है, मेच्योरिटी के साथ बढ़ती है। वक्त से ज्यादा यहाँ पे वर्ड मेच्योरिटी होगा, कि हम यहाँ फिलोसफी की बातें नहीं कर रहे हैं कि वक्त बदल गया तो सब कुछ बदल गया, या बल्कि हम ये कहेंगे कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आने की वजह से पर्सन के सोचने समझने का तरीका बदल गया। मॉडिफिकेशन ऑफ कनेक्शंस इन अ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, जो न्यूरॉन्स का हमारा स्ट्रक्चर है, यानी हमारे जो ब्रेन का सिस्टम है, उसमें उनके कनेक्शन में मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम की यहाँ पे फिर से बात हो गई है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि चीजों को मेमोराइज, लर्न, अंडरस्टैंड करने में भी चेंजेस आते हैं, राइट। न्यू emergent concepts arising from repeated self organization as a result of adapting to the demands of a changing environment। हमारे खुद के कॉन्सेप्ट्स भी चेंज हो जाते हैं जब हम चीजों को अपने हिसाब से करते हैं। मतलब हमने कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव की, हमें कोई नॉलेज मिली किसी चीज के बारे में, फिर जब हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो कुछ वो वेरी कर गई, तो हमने भी अपना कोई कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लिया और उसके हिसाब से हम चीजों को करते चले गए। इस वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो चीजों को लर्न करने का, मेमोराइज करने का सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। एनवायरनमेंट के बदलने के साथ साथ वो चीजें भी बदल जाती हैं। ऐसा होता भी है, कोई बात हमें जो बताई जाती है और फिर जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो दोनों में हमें फर्क महसूस होता है। हमें लगता है बताया तो ऐसे गया था पर करने पर तो ऐसा हो रहा है, और हम उसमें ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। हमें पता होता है कि चीजें वैसी नहीं होंगी, कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन इसलिए इस तरीके से ट्रेन रहता है कि जो आपको जैसा बताया जा रहा है और जैसा आप करेंगे उसमें फर्क तो ऑफकोर्स आएगा। थ्योरी प्रैक्टिकल वाला डिफरेंस हो जाता है। इंक्रीज कैपेसिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेटाकॉग्निशन। हर पर्सन की कैपेसिटी बढ़ती है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को अडेप्ट करने की और मेटाकॉग्निशन को अंडरस्टैंड करने की। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ चेंजेस देखते हैं। ये हमने किस बारे में बात करी कि मेमोरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में डेवलपमेंट कैसे होता है। हमने मेजर चेंजेस नोटिस किए बायोलॉजिकल की वजह से। जब बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पर्सन की मेच्योरिटी इंक्रीज होगी तो फिर उसकी समझ में, सोच में, चीजों को प्रोसेस करने में ऑफ कोर्स हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम बायोलॉजिकली कनेक्टेड होता है। तो अब हम समझेंगे यहाँ से कि एनकोडिंग क्या है। एनकोडिंग का मतलब होता है एनकोडिंग अकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ अ स्टिमुलस और इवेंट। शुरुआती दौर पे एनकोडिंग होती है, एनकोडिंग सबसे पहले होती है। एनकोडिंग डिकोडिंग आपने सुना भी होगा। मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस। कौन से फैक्टर एनकोडिंग को अफेक्ट करते हैं? मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। In terms of maturation, Dempster suggests that the adult capacity for short-term memory of 5 plus 2 digits must be as much as 2 digits lower for children aged 5 and 1 digit lower for children aged 9। यहाँ पे मिलर्स मैजिक नंबर की बात हो रही है, अगर आपको ध्यान हो, अगर क्या आपको होना चाहिए ध्यान, अभी लास्ट ही तो क्लास में हम मिलर्स मैजिक नंबर के बारे में बात करके आए हैं। तो एनकोडिंग में ये कहते हैं कि जब मैच्योरेशन का प्रोसेस जब बच्चा ग्रो करता है, इनफैक्ट मैच्योरेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो हर बच्चे से लेके अडल्ट तक की कैपेसिटी चीजों को मेमोराइज करने की बदलती जाती है। कई बार हम देखते हैं छोटे, हालांकि हर जगह पे एक्सेप्शंस होते हैं, वो फिर बात अलग हो जाती है, स्पेशल चाइल्ड या गिफ्टेड चाइल्ड वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर हम इन थ्योरी के हिसाब से बात करें, सजेशन के हिसाब से बात करें, तो यहाँ जो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ 5 plus 2 digits must be as much as 2 digits lower for children। छोटे बच्चों के लिए, जो 5 years से नीचे के बच्चे हैं, वो छोटा छोटा चीजें याद कर पाएंगे। अगर हम 5 से छोटे साल के बच्चे को
कुछ बड़ा सा टास्क दे देंगे इतना लंबा करने को, तो वो हमें नहीं रिपीट करके दिखा पाएगा। और जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा 1 डिजिट और बढ़ जाता है, इंक्रीज लोअर हो जाता है। As for experience in a series of well-known studies of expertise, novices remember new information less well than experts. यहाँ पर ये कहते हैं कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन कोई पर्सन रिसीव करता है, तो जिसके पास एक्सपर्टीज होगी उस चीज को पहले से करने की, या उस टॉपिक पर जिसको नॉलेज होगी, वो ज्यादा अच्छे से कर लेगा एज कम्पेयर टू समबडी जो पहली बार उन चीजों को पढ़ रहा है, समझ रहा है। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपको शुरू में डिफिकल्ट लग सकती है, मैं बार बार इस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट प्रूव करने में लग जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट दैट। लेकिन मैं आपको सिर्फ भी बताना चाहती हूँ कि कई बार बच्चों के एक्सपीरियंसेस को ही मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। ये सब कुछ बहुत ईजी है, और मेमोरी के बारे में तो इन जनरल भी आप जानते हैं। तो एनकोडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जहां तक हम पहले रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग का जो प्रोसेस है वो एनकोडिंग में आता है। और यहाँ पर नॉट जस्ट रिसीविंग, कुछ जानना इज नॉट एनकोडिंग है, उस पर हमारा फोकस भी होता है, हमारा अटेंशन भी होता है, तो वो एनकोडिंग हो जाता है। ओके, अब आते हैं स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई इंफॉर्मेशन एनकोड होकर हमारे पास पहुंचती है, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में सेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपके सामने अभी 10 वर्ड्स बोलूं, जिसमें से कुछ नेम फ्लावर्स के हों, कुछ वेजिटेबल्स के हों, कुछ मैं आपको माउंटेन्स के नाम ऐड कर दूं, तो आपका माइंड उन्हें सेग्रीगेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि वो एक संग तो नहीं बात हो रही है, बात कुछ अलग अलग हो रही है, तो क्लस्टर्स बनने आपके माइंड में शुरू हो जाएंगे। वही है स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो तुरंत हमारे पास क्या हो जाती है, एज दे गेट इनटू स्कूल, ये बच्चों की बात हो रही है। पहले स्ट्रेटजीज में क्या होता है, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, तो वो हमारे पास शुरुआत से ही स्ट्रक्चर में फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो जाती है। यही बात है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है इसमें, जो हम आगे पढ़ेंगे। बच्चे एग्जाम्पल दिया है बस एक। One of the most important information processing capacities a child develops in the ability to organize information. वही बात है, बार बार की information को organize करना जरूरी है, और धीरे धीरे हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम उस चीज को करते ही जाते होते हैं, राइट। और लेकिन इस कैटेगराइजेशन के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। जैसे कि 2 फंडामेंटल फीचर्स बात की गई है, द ईज ऑफ आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज ऑफ मेंबर्स। देखिए ये बात जो मैं आपसे कह रही थी, the ease of identifying similarities of members of the concept and distinguishing differences between members that are not। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो ज्यादा अच्छा था, कि जिसमें मैंने आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, माउंटेन्स का कुछ यूज कर लिया, कुछ क्लास के बच्चों के नाम दे दिए, क्लासेस बोल दिया, मतलब अलग अलग कैटेगरी ली, तो आपका माइंड क्या है, उसको क्लस्टर करना शुरू कर देगा। और यही प्रिंसिपल यही कहता है कि हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेंड होता है कि वो चीजों को ऑटोमेटिकली करता है। अब आते हैं स्टोरेज एंड रिट्रीवल पर। हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड रिलेटेड टू अ स्टिमुलस और इवेंट ऑल्सो चेंजेस ओवर टाइम। जैसे कि हम छोटे बच्चा जो है वो कितना स्टोर कर लेगा, आपको क्या लगता है? एक छोटे बच्चे को जब हम कोई वर्क कराते हैं, क्लास 1-2 के बच्चे को कुछ वर्क कराते हैं, तो वो एक पेज राइटिंग को करने में बहुत टाइम लगा देता है, पर अभी आप लिखेंगे तो आप 2 मिनट में उसको कर देंगे। तो आप पता ही है कि एज एक फैक्टर होता है जो स्टोर करने में और रिट्रीव कराने में भी, दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये टाइम के संग संग बदलता है, चेंजेस ओवर टाइम, इसका सिंपल सा मतलब है, टाइम के संग बदलने का मतलब हो गया ऑफकोर्स हमारी एज के साथ चीजों को बदलना। तो जैसे 7 मंथ का इन्फेंट है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन्होंने 7 मंथ के इन्फेंट का ले लिया है, हम बच्चे और बड़े का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज का और रिट्रीवल का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एक पर्सन हो जाता है। A series of studies by Brewer, Mendel and Associates demonstrate a child's increasing ability to perform simple multiple act sequences। यहाँ पे आप चाहें तो इस पोर्शन को अपने एक्सप्लेनेशन में ऐड करिए, नहीं तो आप अपनी तरफ से भी चीजों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जरूरी नहीं है ना कि आप इन्फेंट्स का ही एग्जाम्पल दें, आप तो बड़े बच्चों का भी दे सकते हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे जिनकी आप चीजों को नोटिस करते होंगे कि वो कितना रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज पे उनकी कमांड आती है, उनकी एबिलिटी बढ़ने लगती है। लैंग्वेज एक रोल प्ले करती है कि जब लैंग्वेज इंक्रीज होती है तो स्टोरेज बढ़ना शुरू हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो स्टोरेज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ चीजें बढ़ती रहती हैं। यही सारी बातें हैं जो बार बार उसी तरीके से एग्जाम्पल्स की फॉर्म में यूज की गई हैं कि हम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे लैंग्वेज की हमने एक बात करी, लैंग्वेज एक फैक्टर होता है। उसके अलावा बच्चे का डेवलपमेंट जैसे होता है, क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, उनकी चेंजिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो नजर आने लगती हैं कि किस तरीके से वो अपने लैंग्वेज का या लैंग्वेज का मेमोरी में यूज कर रहे हैं, राइट। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सक्सेसफुल लर्निंग प्रोग्राम्स दैट वर्क फॉर देम। बच्चों के केस में अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे ऐसी चीजों को बच्चों के लिए करना चाहिए जिससे कि वो अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करें। मेमोरी गेम्स
बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, या मेमोरी बूस्टर्स यूज किए जाते हैं, क्लासरूम में यूज किए जाते हैं, बच्चों को रटाना, रट्टाफिकेशन वाला पार्ट भी किया जाता है जिससे कि वो थोड़ा सा उनको चीजों को स्टोर करने की कैपेसिटी बन सके। तो मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑफ कोर्स। और इसी के साथ हमारा आज का तो क्लास यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास के बारे में अगर होमवर्क के बारे में मैं आपको बात करूं तो ये जो स्टेजेस आप देख रहे हैं, ये 3 टर्म्स, ये ऑल टुगेदर क्वेश्चन की तरह से नजर आ सकती हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये आपको इसी में एक्सप्लेन करने हैं सीआईपी के मॉडल में। तो आज का होमवर्क मैं यही लिख देती हूँ, ये जरा मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग और आसान भी हो जाएगा। आज का होमवर्क हमारा क्या है? ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क जिसमें आपको कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में लिखना है और उसके तीनों स्टेजेस जो आज हमने पढ़ी हैं। क्या पढ़ी है हमने? तीनों स्टेजेस, यानी जो 3 उसके एक्शंस होते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल कैसे होती है। इस तरह अपने तरफ से एग्जांपल्स यूज करिए, अपने आप से बताइए, बनाइए कि क्या चीज बनेगा। तो सीआईपी मॉडल आपका आज का होमवर्क है। इसको आपको नेक्स्ट जितना आपने वर्क किया था उसके बाद आप कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद हमने कुछ डेवलपमेंटल वाला पढ़ा था, उसकी आपको जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत माइंड में भी रखिए। सब कुछ नोटबुक में हमें नहीं लिखना है, फिर तो ये बुक ऐसा लगेगा हमने बुक कॉपी कर ली है, वो हम नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये आज का होमवर्क हो गया और आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मैंने थैंक्स से ये क्लास स्टार्ट की थी, फिर से एक बार बहुत बड़ा थैंक्स आपको बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई रियली फील कि आप लोग भी कमेंट्स लिखते हैं, यू टेक आउट योर टाइम टू मेंशन फ्यू थिंग्स व्हिच यू लाइक अबाउट माय क्लासेस और व्हिच यू रियली वांट टू एडमायर, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप विच ऑफ कोर्स विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट, ऑलराइट। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 6th क्लास में मैं आपसे मिलूंगी, होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।